हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एनालिसिस सेंटर। तो डेली करंट अफेयर के सत्र में आज हम डिस्कस करेंगे 7 अप्रैल का करंट अफेयर। करंट अफेयर के साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे सारे को डिस्कस करेंगे। साथ ही इसका पीडीएफ इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए। अंत में आप सभी से 2 प्रश्न पूछूंगा, उसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने किस अभियान के तहत टिकट कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ एक अखिल भारतीय अभियान शुरू किया है? इस अभियान का नाम है ऑपरेशन उपलब्ध। ऑप्शन ए राइट आंसर। देखिए, आप सभी लोग ट्रेन का टिकट बुक करते होंगे। कई बार ऐसे होता है कि जो वहाँ पे दलाल मौजूद होते हैं टिकट से दुगुना प्राइस ले लेते हैं चार्जेस के रूप में। तो यही टिकट कालाबाजारी को रोकने के लिए रेलवे सुरक्षा बल ने ऑपरेशन उपलब्ध लॉन्च किया है। रेलवे सुरक्षा बल यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इसकी स्थापना की गई थी 2 जुलाई 1872 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में आरपीएफ के महानिदेशक हैं संजय चंदर। आरपीएफ का आदर्श वाक्य है यशो लभस्व यानी अटेन ऑनर। रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ हैं विनय कुमार त्रिपाठी। ठीक है, देखिए रेलवे सुरक्षा बल के और भी मिशन हैं, इन्हें भी याद रखिएगा। शोषण और तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते चलाया जा रहा है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए मिशन जीवन रक्षा। 132 रेलवे स्टेशनों पर चाइल्ड हेल्प डेस्क लॉन्च किया है रेलवे सुरक्षा बल ने। इसके अलावा महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए मिशन मेरी सहेली, गर्भवती महिलाओं की मदद के लिए ऑपरेशन मातृशक्ति, नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन नारकोस और मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट चलाया जा रहा है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य के वनियाकुला क्षत्रिय समुदाय के लिए 10.5% के आंतरिक आरक्षण को रद्द कर दिया है? तो ये तमिलनाडु का एक समुदाय है वनियाकुला। इसके लिए 10.5% का जो आंतरिक आरक्षण हुआ करता था, इसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं एन.वी. रमन्ना। उन्होंने हाल ही में एक सिस्टम लॉन्च किया है, उस सिस्टम का नाम है फास्टर। और फास्टर का फुल फॉर्म क्या होगा याद रखिएगा, फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। जो भी कोर्ट के ऑर्डर होते हैं तुरंत से तुरंत अधिकारियों तक पहुंच जाए, इसी वजह से फास्टर सिस्टम को लॉन्च किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो इसे ही उच्चतम न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है, और जो राज्य के हाई कोर्ट होते हैं उन्हें उच्च न्यायालय कहा जाता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ था 28 जनवरी 1950 को। वैसे फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से इसका गठन 1 अक्टूबर 1937 को ही किया गया था। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं एन.वी. रमन्ना। ये 48वें नंबर के चीफ जस्टिस हैं। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या वर्तमान में 33+1 है, यानी 33 जज हैं और 1 चीफ जस्टिस हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदर्श वाक्य है यतो धर्मस्ततो जया। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 65 साल होती है। वहीं हाई कोर्ट के जजों का जो रिटायरमेंट एज होता है वो 62 साल होता है। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश मीरा साहिब फातिमा बीबी थी। बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते रहता है, याद रखिए। संविधान में, भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट के गठन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 124 में किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भारतीय हिमालयी क्षेत्र में कितने भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों की पहचान की है? तो देखिए, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने 2 हिमालयी क्षेत्र में भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों की खोज की है। ऑप्शन बी राइट आंसर। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भारतीय हिमालयी क्षेत्रों में कितने भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों की पहचान की है? तो देखिए, हाल ही में भारतीय हिमालयी क्षेत्रों में 2 भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों की पहचान की गई है, और ये 2 नए भूवैज्ञानिक विरासत स्थल हैं। एक है हिमाचल प्रदेश स्थित शिवालिक जीवाश्म उद्यान और एक है सिक्किम स्थित स्ट्रोमेटोलाइट बेयरिंग डोलोमाइट या फिर बक्सा फॉर्मेशन के चूना पत्थर। तो ये 2 नए भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों की पहचान की गई है। और इसी के साथ भारत में अब कुल भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों की संख्या हो गई है 34। देखिए, भारत में यूनेस्को की कुल धरोहर स्थलों की संख्या है भारत में 40। वहीं रामसर साइट की संख्या कुल 49 है, और अब भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों की संख्या 34 हो गई है, याद रखिए। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 4 मार्च 1851 को। मुख्यालय कोलकाता में है, और हाल ही में इसके नए डायरेक्टर जनरल बने हैं डॉक्टर एस राजू। नेक्स्ट,
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने पहली बार किस आईटी नियम के तहत 18 भारतीय यूट्यूब चैनलों को बैन किया है? तो देखिए, हाल ही में भारत सरकार ने आईटी नियम 2021 बनाया है और इसी नियम के तहत पहली बार भारत सरकार ने एक्शन लिया है और 18 भारतीय यूट्यूब चैनलों को बैन कर दिया है भारत में। इसके अलावा 4 पाकिस्तानी चैनलों को भी भारत में बैन किया गया है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। सूचना और प्रसारण मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर। देखिए, आईटी नियम 2021 जो है भारत में 26 मई 2021 को लागू हुआ और नए आईटी नियम के तहत भारत में ओटीटी प्लेटफॉर्मों जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम जो है इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म कहा जाता है। तो इस नियम के तहत भारत में ओटीटी प्लेटफॉर्मों और डिजिटल पोर्टलों के लिए शिकायत निवारण प्रणालियों का गठन करना अनिवार्य किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की सरकार ने हिम प्रहरी योजना शुरू की है? तो हिम प्रहरी योजना लॉन्च किया है उत्तराखंड की सरकार ने। ऑप्शन ए सही उत्तर है। हिम प्रहरी योजना क्या है? तो इस योजना का उद्देश्य उत्तराखंड के अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ जैसे जिलों में पलायन को रोकना है और वहां भारतीय आबादी को बसाना है। देखिए, उत्तराखंड के जो भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाओं के पास आबादियां हैं, अक्सर वे पलायन हो रही हैं, विदेश में जा रही हैं, नेपाल या फिर चाइना की तरफ बढ़ रही है। इसी पलायन को रोकना है और वहां पर भारतीय आबादी को बसाना है। इसी वजह से उत्तराखंड में हिम प्रहरी योजना शुरू की गई है। उत्तराखंड की बात करें तो देखिए, भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों के परिवारों की शिकायतों के निपटारे के लिए यहाँ पर डिफेंस फोर्सेज हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं। उत्तराखंड के रानीखेत में भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र स्थापित किया गया है। नैनीताल के हल्द्वानी के लाल कुआं वन अनुसंधान केंद्र में देश की पहली सुरभि वाटिका स्थापित की गई है। इसे एरोमेटिक गार्डन भी कहा जाता है। दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना लॉन्च किया गया है। मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना लॉन्च किया गया है उत्तराखंड में। ये सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है उत्तराखंड से रिलेटेड है, याद रखिए। रोपवे निर्माण के लिए केंद्र सरकार के साथ समझौता करने वाला ये भारत का पहला राज्य है। नैनीताल के हल्द्वानी में उत्तर भारत के सबसे बड़े विशेष वनस्पति उद्यान पाल्मेटम स्थापित किया गया है। रानीखेत में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी स्थापित की गई है। उत्तराखंड के चमोली के माना गांव में देश का सबसे ऊंचा हर्बल गार्डन स्थापित किया गया है। उत्तराखंड के हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अभिनेता अक्षय कुमार और क्रिकेटर ऋषभ पंत। देहरादून के चक्राता शहर में भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन स्थापित किया गया है। वहीं 100% साक्षरता वाला देश का पहला जिला देहरादून है। चलिए अगला क्वेश्चन, 5 अप्रैल 2022 को किस केंद्रीय मंत्री ने प्रभावी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए जागरूकता शुभंकर प्रकृति हरित पहल लॉन्च किया? तो ये है भूपेंद्र यादव, जो कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं। इन्होंने हाल ही में प्रभावी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए जागरूकता शुभंकर प्रकृति पहल को लॉन्च किया है। ठीक है। पीयूष गोयल केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। नरेंद्र सिंह तोमर ये वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। भूपेंद्र यादव केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं और गिरिराज सिंह, इनके पास 2 मंत्रालय हैं, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय। देखिए, प्लास्टिक कचरे की बात करें तो भारत में सालाना 3.5 मिलियन टन प्लास्टिक कचरे का उत्पादन होता है और प्रति व्यक्ति प्लास्टिक कचरा उत्पादन पिछले 5 सालों में दुगुना हो गया है। ठीक है, तो इसी प्लास्टिक कचरे से निपटारा के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने हरित पहल लॉन्च किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 6 अप्रैल 2022 को किस राजनीतिक पार्टी ने अपना 42वां स्थापना दिवस मनाया? तो 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी अपना स्थापना दिवस मनाता है और 6 अप्रैल 2022 को इसने अपना 42वां स्थापना दिवस मनाया। कौन सा 42वां? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को की गई थी। वैसे भारतीय जनसंघ के नाम से इसकी स्थापना साल 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। उसके बाद भारतीय जनसंघ का नाम बदलकर जनता पार्टी किया गया और जनता पार्टी के नाम से ये जाना गया 1977 से 1980 तक। बाद में बीजेपी के नाम से इसकी स्थापना 6 अप्रैल 1980 में की गई। ठीक है, बीजेपी के नाम से इसकी स्थापना अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने की थी। बीजेपी के वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा यानी जगत प्रकाश नड्डा। चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किसके द्वारा लिखित बिरसा मुंडा जनजातीय नायक नामक पुस्तक का विमोचन किया है?
तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने हाल ही में इस पुस्तक को लॉन्च किया है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं आलोक चक्रवाल, ऑप्शन डी राइट आंसर। बिरसा मुंडा ये स्वतंत्रता सेनानी थे और इन्हीं के नाम पर भारत का पहला जनजातीय संग्रहालय स्थापित किया गया है रांची में, याद रखिएगा। और इस जनजातीय संग्रहालय का उद्घाटन पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। अभी हाल ही फिलहाल में जो भी इंपॉर्टेंट पुस्तकें लॉन्च हुई हैं इन्हें भी याद रखिए। क्वीन ऑफ फायर की लेखिका है देविका रंगाचारी। क्रंच टाइम के लेखक हैं डॉक्टर श्रीराम चौलिया। द टाइगर ऑफ द्रास के लेखक हैं मीना एन। बरगंडी विंटर्स के लेखक हैं प्रणय पाटिल। अनफिल्ड बैरल्स के लेखक हैं ऋचा मिश्रा। मोर देन जस्ट सर्जरी के लेखक हैं डॉक्टर तेहमटन एराज उडवाडिया। सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स के लेखक हैं अभिनव चंद्रचूड़। अगला क्वेश्चन है विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए, इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस हर साल मनाया जाता है 6 अप्रैल को। ऑप्शन ए सही उत्तर है। 2022 का थीम है सिक्योरिंग ए सस्टेनेबल एंड पीसफुल फ्यूचर फॉर ऑल द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर्ट, यानी सभी के लिए एक सतत और शांतिपूर्ण भविष्य की सुरक्षा, खेल का योगदान। चलिए अगला क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 का विषय क्या है? तो देखिए, हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 2022 का थीम है आवर प्लैनेट आवर हेल्थ, यानी हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। ये 2022 का विषय है विश्व स्वास्थ्य दिवस का। पिछले साल इस दिवस का थीम था, यानी 2021 में इस दिवस का थीम था बिल्ड ए फेयरर हेल्दियर वर्ल्ड, इसे भी याद रखिए। वहीं 2020 में इस दिवस का थीम था टू सपोर्ट नर्सेस एंड मिड वाइफ्स। 7 अप्रैल को ही ये दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, उसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। इसलिए 7 अप्रैल को हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अब देखिए, इस अप्रैल माह में जितने भी इंपॉर्टेंट दिवस मनाए गए हैं इन्हें भी याद रखिए। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 2022 का थीम है इंक्लूजन इन द वर्क प्लेस। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। 6 अप्रैल को विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। अगला क्वेश्चन है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सरकारी स्कूलों में हॉबी हब योजना शुरू की है? तो हाल ही में दिल्ली की सरकार ने वहाँ के सरकारी स्कूलों में हॉबी हब योजना लॉन्च किया है। ऑप्शन डी राइट आंसर। ये हॉबी हब योजना क्या है इसके बारे में जान लीजिए। तो इस योजना के तहत सिंगल शिफ्ट सरकारी स्कूल के बाद सरकारी स्कूलों में स्कूल खत्म होने के बाद नृत्य, संगीत, कला और शिल्प गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। ठीक है, तो हॉबी हब किसने लॉन्च किया है? दिल्ली सरकार ने। यहाँ पर हाल ही में गंदे पानी को रिसाइकल कर पुनः इस्तेमाल के लायक बनाने के लिए सूज अलार्म अभियान 2.0 लॉन्च किया गया। स्कूल हेल्थ क्लिनिक कार्यक्रम शुरू किया गया है। भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है। देखिए, ये सारे फैक्ट जो हैं दिल्ली करंट अफेयर से रिलेटेड हैं, याद रखिएगा। स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस लॉन्च करने वाला ये भारत का पहला राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है। छात्रों को मुफ्त में कोचिंग देने के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना चलाई जा रही है। श्रमिकों के लिए श्रमिक मित्र योजना लॉन्च किया गया है। दिल्ली पुलिस ने अभया पहल लॉन्च किया है बच्चों की सुरक्षा के लिए। देश का मेंटर कार्यक्रम लॉन्च किया गया है और देश का मेंटर कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर हैं अभिनेता सोनू सूद। दिल्ली पुलिस ने उन्नति नामक एक लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। बच्चों की पोषण और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए आंगनवाड़ी ऑन व्हील्स अभियान चलाया जा रहा है दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है मनोज मुकुंद नरवणे के स्थान पर भारत के नए थल सेना अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो देखिए, भारत के नए थल सेना अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ये भारतीय थल सेना के 28वें चीफ होंगे। इन्हें मनोज मुकुंद नरवणे का स्थान पर नियुक्त किया गया है। मनोज मुकुंद नरवणे इसी महीने रिटायर होने वाले हैं। वैसे मनोज मुकुंद नरवणे वर्तमान में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के भी चेयरमैन हैं और भारत के दूसरे सीडीएस की नियुक्ति की जाएगी। उस रेस में ये सबसे आगे हैं। सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। भारत के प्रथम सीडीएस थे बिपिन रावत, जिनका पिछले साल हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया था।
ठीक है। तो मनोज मुकुंद नरवणे भारत के दूसरे CDS के रूप में सबसे आगे दिख रहे हैं। भारतीय थल सेना यानी इंडियन आर्मी, इससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण करेंट अफेयर बने इन्हें भी याद रखिए। भारतीय सेना द्वारा वेब आधारित जो मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया गया है इसका नाम है एसिग्मा। एसिग्मा का फुल फॉर्म होता है आर्मी सिक्योर इंडिजिनस मैसेजिंग एप्लीकेशन। भारतीय सेना ने इसके पहले साई ऐप लॉन्च किया था। साई का फुल फॉर्म होता है सिक्योर एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट, ठीक है। तो भारतीय सेना के जवानों के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है। भारतीय सेना का पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट सिक्किम में स्थापित किया गया है। भारतीय सेना यानी भारतीय थल सेना की स्थापना 26 फरवरी 1950 को की गई थी। हर साल भारतीय सेना दिवस यानी भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन हैं मनोज मुकुंद नरवणे और भारतीय थल सेना के नए चीफ बनाए गए हैं मनोज पांडे। देखिए तीनों सेनाओं में जो सबसे वरिष्ठ अधिकारी होता है, सबसे वरिष्ठ सेना का अधिकारी होता है, उसे ही चीफ अक्सर बनाया जाता है। तो भारतीय सेना में सबसे वरिष्ठ वर्तमान में अधिकारी हैं मनोज पांडे, वो अगले भारतीय सेना के प्रमुख होंगे। भारतीय सेना का आदर्श वाक्य है सर्विस बिफोर सेल्फ। चलिए अगला क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने सेना में युवाओं की भर्ती के लिए निम्न में से किस योजना की घोषणा की है? तो देखिए हाल ही में भारत सरकार ने भारतीय सेनाओं में, तीनों सेनाओं में युवाओं की भर्ती के लिए एक योजना चलाने की घोषणा की है। इस योजना का नाम होगा अग्निपथ प्रवेश योजना। ऑप्शन ए सही उत्तर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। तो अग्निपथ प्रवेश योजना के तहत नियुक्त सैनिकों को क्या कहा जाएगा? अग्निवीर कहा जाएगा। और इस योजना के तहत याद रखिएगा मात्र 3 साल के लिए ही सिपाही के रूप में भर्ती की जाएगी युवाओं को, 3 साल के लिए। तो ये है अग्निपथ योजना जो कि भारत सरकार द्वारा चलाया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में किस भाषा के पाठ्यक्रम को शामिल करने के लिए गोएथे इंस्टीट्यूट के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जर्मन भाषा के पाठ्यक्रम को शामिल करने के लिए दिल्ली की सरकार ने, दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने गोएथे इंस्टीट्यूट के साथ समझौता किया है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए टॉप 10 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? देखिए ये है पृथ्वी। पृथ्वी के बीच में ये जो एक रेखा है इसे भूमध्य रेखा कहा जाता है। इसके इस वाले भाग को गोलार्ध कहा जाता है। 2 गोलार्ध है, एक उत्तरी गोलार्ध है और एक दक्षिणी गोलार्ध है। तो भारत जो है इस वाले भाग में है यानी उत्तरी गोलार्ध में है। भारत किस देशांतर में स्थित है? देखिए ये जो गोला है पृथ्वी, इसके बीच वाला भाग अगर ये भूमध्य रेखा है तो इस साइड में उत्तरी गोलार्ध और इस साइड में दक्षिणी गोलार्ध, लेकिन एक ऊपर से नीचे की तरफ काल्पनिक रेखा जाती है, इसे देशांतर रेखा कहा जाता है। तो भारत जो है पूर्वी देशांतर रेखा में है। भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय है। सबसे बड़े रेल नेटवर्क के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर है? भारत चौथे स्थान पर है। 3 देशों के बाद भारत चौथे स्थान पर है। ये 3 देश हैं अमेरिका, चीन और रूस। भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1853 में हुई थी, लॉर्ड डलहौजी के काल में। बिजली से चलने वाली भारत की प्रथम ट्रेन कौन सी थी? इस ट्रेन का नाम था डेक्कन क्वीन। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई थे। सौर प्रणाली के खोजकर्ता कौन थे? कोपरनिकस थे। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो देखिए पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है सूर्य। ये बहुत ही कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, बार बार लोग जो है गलती कर देते हैं। याद रखिए पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य है। भारत में पहली बार जनगणना किस वर्ष की गई थी? 1872 में की गई थी, ब्रिटिश काल में। उस समय लॉर्ड मेयो भारत के गवर्नर थे, उन्हीं के काल में भारत में पहली बार जनगणना हुई थी 1872 में। भारत में हर 10 साल पर जनगणना की जाती है। अब चलिए डेली की तरफ पिछले क्लास का क्विक रिवीजन कर लेते हैं करंट अफेयर का। पहला क्वेश्चन है प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य की सरकार ने स्कूल चलो अभियान शुरू किया है? उत्तर प्रदेश ने। 5 अप्रैल 2022 को कौन सा राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया? 59वां। दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क ने हाल ही में ट्विटर में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदी है? 9.2%। और इस तरह से ये ट्विटर के सबसे बड़े
शेयर धारक बन गए हैं। आपात स्थिति में पुलिस द्वारा लोगों की मदद के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कावल उथवी ऐप लॉन्च किया है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन। हर्षवर्धन श्रृंगला के स्थान पर भारत के नए विदेश सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? विनय मोहन क्वात्रा। अमेरिका के किस प्रसिद्ध कवि और पुलिजर पुरस्कार विजेता का हाल ही में 92 साल की उम्र में निधन हो गया? रिचर्ड हावर्ड। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने किसे मानव अधिकारों और जलवायु परिवर्तन के लिए दुनिया का पहला स्वतंत्र विशेषज्ञ नियुक्त किया है? डॉक्टर इयान फ्राई को। नवीनतम उपन्यास क्वीन ऑफ फायर के लेखक कौन है? देविका रंगाचारी। याद रखिएगा, क्वीन ऑफ फायर जो उपन्यास है ये रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर आधारित है। टाटा ग्रुप किस सुपर मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? टाटा न्यू इसका नाम है। हुरून के अनुसार कौन सी भारतीय अरबपति देश में स्वनिर्मित अरबपति महिलाओं में शीर्ष पर हैं? तो ये हैं फागुनी नायर। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा भारत में प्रसारण से संबंधित सेवाओं के लिए लॉन्च की गई नई वेबसाइट का क्या नाम है? इसका नाम है ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल। भारत के पहले निजी वाणिज्यिक इमेजिंग उपग्रह का क्या नाम है, जिसे हाल ही में फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया? इसका नाम है शकुंतला। और भारत की जो निजी वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टार्टअप है उसका नाम है पिक्सेल। पिक्सेल का ये उपग्रह है और स्पेस एक्स के रॉकेट फाल्कन 9 से इसे लॉन्च किया गया अमेरिका के फ्लोरिडा से। ठीक है, इसका नाम है शकुंतला। अब लास्ट क्विज का आंसर जानिए। पहला क्वेश्चन था इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई थी? तो ये अनुसंधान केंद्र चेन्नई के कलापक्कम में है। इसकी स्थापना 1971 में की गई थी। मैक्सिमम लोगों ने आंसर सही दिया था। दूसरा क्वेश्चन था प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? इसका सही उत्तर था ऑप्शन बी, 8वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी प्रधानमंत्री रोजगार योजना, और ये एक सफल योजना रही थी, याद रखिएगा। और 8वीं पंचवर्षीय योजना का काल किया था 1992 से 97। तो मैक्सिमम लोगों ने आंसर सही दिया था। अब चलिए आज का पहला क्वेश्चन है मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? दूसरा क्वेश्चन है श्वेत रक्त कण यानी व्हाइट ब्लड सेल को क्या कहा जाता है? दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।